सो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि अप्रैल से ही 9th और 10th की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और हम सभी लोग क्लास 9 के सिलेबस को लेके बड़े ही कंफ्यूज थे कि आखिरकार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एज वी ऑल नो दैट कि जो भी न्यू सिलेबस है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो भी उसका, अब तो बुक्स भी आ चुकी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। ये सब कॉस्ट थोड़ी शॉर्टेज जरूर है बुक्स की क्योंकि न्यू बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास पूरा जो सिलेबस है वो पूरा अवेलेबल है नेट पे। तो हमारी ये जो क्लास रहेगी ये पूरी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रहेगी। और आज मैं क्लास 9th की फर्स्ट क्लास बायोलॉजी की स्टार्ट करने जा रही हूँ और आपको ऐसे ही क्लास 10th की भी क्लासेस मिलेगी। उसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप फिजिक्स केमिस्ट्री की भी रोहित सर की क्लासेस बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम दोनों लोगों की ही ये पूरा कोशिश रहेगा कि हम लोग ये पूरा सेशन कंप्लीट करें और आपको अपने अतुल्य क्लासेस के माध्यम से सबसे इजी नोट्स हम प्रोवाइड कर सकें। ये आपके सामने फर्स्ट चैप्टर, जो कि पुराने चैप्टर में नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट सेल। सो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एज वेल, जो हमारा क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल। सो all the things are same in new and old syllabus, but yes, a few of the new topics has been added in the new syllabus. So this class, this schedule is going to start with the help of by adding all the new syllabus as well. We will try to include all the new syllabus, like कुछ कैंसर से रिलेटेड कुछ न्यू डिस्कवरीज, कुछ नए नए जो भी चीज़ें हुई हैं सेल के फील्ड में, उन सभी चीज़ों को भी हमारे न्यू सिलेबस में पढ़ना है। तो आपको ये जो क्लासेस मिलेंगी इसमें सारे न्यू टॉपिक्स एडेड होंगे। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर योर क्लासेस। एंड सबसे अच्छी चीज़ आपकी क्लास की ये रहेगी कि आपको नोट्स बहुत ही इजी वे में मिलेंगे, बहुत ही इजी। मतलब अगर आप सिर्फ इस नोट्स को पढ़ करके आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी लेती हूँ कि डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्कोर 95+। येस, ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज योर ब्रेन एज वेल। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रेन नहीं इस्तेमाल करेंगे, इफ यू विल नॉट यूज योर कॉमन सेंस, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ गुड मार्क्स। बट ऑफ कोर्स दिस notes is going to be very helpful for you. So without wasting time, yes, of course, like a few of the students can say that ma'am आपने तो time waste कर दिया, but no, I have not wasted my time since this is the first class of biology, so I have to like include few of the important things. That's why I have taken time. But now I'm going to start the class. So as we all know that कि हमारे biology का first chapter क्या है, cell, which is also called fundamental unit of life. तो ये आपके सामने नोट्स आपको दिखाई दे रहा है जो कि हमारा है चैप्टर सेल। इसमें हमको सबसे पहला टॉपिक ही दिखाई दे रहा है। वो क्या है हम लोग का सबसे पहला टॉपिक? सेल। व्हाट इज सेल? बेटा लुक, हम सब लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है उसका एक सबसे बेसिक यूनिट है और उस बेसिक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। लुक, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर इजी वे। हम लोग को पता है, हम लोग एक जब घर बनवाते हैं तो उस घर में दीवारें होती हैं। दीवार किस चीज से बनके बना होता है? ईंट से मिलके बना होता है। जब हम ईंट को सीमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है आपका एक दीवार। जब दीवार कनेक्ट होती है तो फिर वो बनता है रूम, और इस तरीके से कई सारे रूम जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बन के तैयार होता है हमारा मकान। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है? सेल। सबसे बेसिक चीज क्या है? सेल। देन जब सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो क्या बनाता है? टिश्यू। जब एक टाइप के टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं देन इट विल क्रिएट बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? चलता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। जब टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक फुल्ली स्ट्रक्चर बॉडी जो कि हमारे और आप सब में दिखाई देता है और ये बॉडी बनता है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, आपको हमारे जो बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है यानी ईंट के बारे में, आपको ईंट अंदर से दिखती कैसी है, इस सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें इसके अंदर, एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास।
So we will try to finish as topic, we will try to finish few of the topics should be finished. कोशिश करेंगे और देखते हैं कितनी क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो पाती है. वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट यस यू आर गोइंग टू हैव फन. ओके, सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, ये डेफिनेशन हम लोग को क्लास 6-7 से बताई जाती है कि सेल क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और आपका फंक्शनल यूनिट है. बट क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि क्यों स्ट्रक्चरल और क्यों फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? लुक, व्हाट डज स्ट्रक्चर मीन्स? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होती है? संरचना. क्या होता है स्ट्रक्चर का मतलब? संरचना. अब देखिए, संरचना का मतलब हमारी, मैंने शुरू में बताया कि हमारी बॉडी की जो संरचना है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बनता है? सेल से. तो लुक, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिल्ड आउट ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब लोगों का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, वो किस चीज से होता है? सेल से होता है. उन सभी चीजों का फॉर्मेशन किस चीज से होता है? सेल से होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी कहते हैं. नेक्स्ट इज, सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. लुक, बाहरी तौर पे हमको ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी काम है वो कौन कर रहा है? हमारा शरीर कर रहा है. मतलब बाहरी तौर पे जैसे मैं लिखने का काम कर रही हूँ तो हमारा हाथ वो काम कर रहा है, मैं बोलने का काम कर रही हूँ तो वो मुंह काम कर रहा है. बट एक्चुअली ये सिर्फ एक्सटर्नल चीजें हैं. ये सिर्फ क्या है? एक्सटर्नल चीजें हैं. हमारा मुंह नहीं एक्चुअल में बोलने का काम करना है. हमारे शरीर के किसी बॉडी का पार्ट नहीं है एक्चुअल लेवल पे काम कर रहा है. एक्चुअल में ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो किस लेवल पे हो रही हैं? वो सेल कर रहा है. ऑल द वर्क हैपनिंग in our body like breathing is actually happening at a cellular level. I think some of the few points is like missing here. I'll explain you in my own words. All the works happening in our body like breathing, movement, like everything, digestion, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी पे सेलुलर लेवल पे हो रही हैं, वो सभी चीजें कौन कर रहा है? सेल कर रहा है. इसीलिए सेल को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं. Okay, we'll recap it again. What is cell? Cell is a structural and functional unit of life. Now the question comes, क्यों सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है. सभी चीजें सेल से मिलकर बनी है. और इसको क्यों फंक्शनल कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल लेवल पे तो हमको दिखते हैं कि हमारा बाहरी शरीर कर रहा है, बट एक्चुअली वो सारे काम किस चीज पे हो रहे हैं? सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं. सेलुलर लेवल मतलब क्या? सेल के थ्रू हो रहे हैं. अगर हमारा सेल फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारी बॉडी भी फंक्शन करना बंद कर देगी. एक्चुअली जब इंसान की डेथ होती है तो आफ्टर सम टाइम हमारे बॉडी के सेल्स ही सारे खत्म हो जाते हैं. दैट्स वाई हमारी बॉडी भी मूवमेंट करना बंद कर देती है. तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का कि अब हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल आखिरकार कैसे पता चला. पहले तो भाई कुछ चीजें हमको पता नहीं थी. धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, चीजें पता चली कि चलो हाँ ऐसे होता है, ये हुआ ये हुआ. तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? लुक, सेल की डिस्कवरी कोई एक दिन में नहीं हुई. जितने भी डिस्कवरीज होते हैं वो किसी एक दिन में नहीं होते हैं. और इसकी डिस्कवरी में कई सारे लोगों का हाथ है. सबसे पहला जो हाथ है वो है रॉबर्ट हुक का. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द डिस्कवरी ऑफ सेल. इन 1665 इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया सेल को. और कैसे डिस्कवर किया? मतलब जो क्रेडिट है सेल की डिस्कवरी का वो रॉबर्ट हुक को जाता है. बट ऐसा नहीं, जितनी भी चीजें हैं सेल से रिलेटेड वो सारी चीजें इनके द्वारा ही डिस्कवर की गई हैं. बट कहते हैं ना, जो पहला इंसान होता है किसी चीज को देखने वाला या समझने वाला, क्रेडिट तो उसी को जाएगा. बट कैसे कैसे उन्होंने पाया? लुक, ही वॉज एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक. कॉक, यू नो व्हाट कॉक क्या होता है? कॉक मतलब जो पेड़ का छल्ला होता है, छाल, छल्ला नहीं मीन्स छाल. तो पेड़ का जो छाल होता है, इन्होंने क्या किया, इनके पास एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, मतलब उस जमाने का पुराना माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने क्या किया, उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू उस कॉक को क्या किया,
नोटिस किया, चेक किया। और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते में लाइक जैसे देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चरल टाइप चीजें बनी होती हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने पाया कंपार्टमेंट से। लिखा है यहाँ पे, he was examining a thin slice of cork with his primitive microscope. Then he noticed the cork looked like a honeycomb having little compartment. जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू नोटिस किया उस कॉक को, तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। और उन्होंने उस कंपार्टमेंट को ही क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। एक्चुअल में सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, राइट? और लैटिन वर्ड में सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। यानी जो आज हम लोग सेल कहते हैं, सेल हमको लगता है बॉडी में जो बेसिक यूनिट है सेल है, लेकिन उस नाम के जो पीछे की स्टोरी है वो क्या है, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम। और जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, तो उन्होंने उन सभी कंपार्टमेंट को नाम दे दिया क्या, लिटिल रूम, सेल। इसीलिए आज हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं उसको। ओके अब अच्छा एक चीज और है, जिस कॉक का उन्होंने एग्जामिनेशन किया था, जिस कॉक को उन्होंने देखा था, वो क्या था, सिंस द कॉक इज अ डेड पार्ट सो ही एक्चुअली सॉ द डेड प्लांट सेल, ही डिडंट सी द लिविंग पार्ट इनसाइड। उन्होंने क्या देखा, जो भी हल्का फुल्का जानते होंगे सेल के बारे में, हम लोगों को ये बात पता है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल, और वो नॉन लिविंग होती है। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल जो डिस्कवर किया, जो अपने इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, वो सेल था हमारा नॉन लिविंग पार्ट, बट लिविंग पार्ट उन्होंने नहीं देखा था। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कवरी ऑफ सेल में जाता है, नाम आता है जिस साइंटिस्ट का, वो है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में यूजिंग अ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ही लुक्ड अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, he looked at a drop of pond water and was the first to see the living cell moving around. Look, सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को। बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग था, बट जो लिविंग पार्ट होता है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जो तालाब होता है, तालाब में कई सारे आपको कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू परीक्षण किया, चेक किया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल मूव करते हुए देखा। और एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने उस सेल का नाम रखा एनिमलक्यूल्स। क्या नाम रखा, एनिमलक्यूल्स। यानी एक तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड, तो क्या नाम है उसका, बताओ बच्चों क्या नाम है, उसका नाम है एनिमलक्यूल्स। ओके अब आता है डिस्कवरी ऑफ सेल में तीसरा नाम रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लुक, फॉर ओवर 150 years पीपल डिडंट नो व्हाट वाज इनसाइड अ सेल। मतलब डिस्कवरी हो गई भाई, जो नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, वो हो गया। देन आफ्टर सम टाइम एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो लिविंग सेल होता है उसकी भी डिस्कवरी कर दी। बट ये बात राज बनी हुई थी कि आखिरकार उस सेल के अंदर क्या है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द प्लांट सेल which he named nucleus, which acted as a brain of a cell. Look, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर हो गया, लिविंग सेल भी डिस्कवर हो गया, लेकिन सेल के अंदर क्या है ये किसी को कुछ पता नहीं था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बहुत लंबे समय बाद, यानी करीब करीब 150 साल के बाद डिस्कवरी की, और उन्हें पाया कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ब्रेन ऑफ द सेल की तरह एक्ट करता है। ओके वेट अ मिनट। ओके तो हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में सारी चीजें समझ ली थी। अब हम लोग समझेंगे सेल थ्योरी के बारे में। व्हाट इज सेल थ्योरी? लुक, सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का अपना कंट्रीब्यूशन है, सेल्डिन, स्वान और रुडोल्फ वर्चॉ। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सेल थ्योरी कहती क्या है। लुक,
जो सेल्डिन थे उन्होंने 1838 में ये कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो किस चीज से मिलके बने हैं, सेल से बने हैं। सेल थ्योरी का मतलब है कि एक ऐसी थ्योरी जो सभी सेल पे एप्लीकेबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट हो या एनिमल हो, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो भाई सेल्डिन ने बता दिया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो तो सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये कैसे पता चला कि एनिमल्स भी सेल से मिलके बनते हैं? तो ये स्वान ने बताया। स्वान ने ये बताया कि जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इन दोनों ने ये सारी चीजें बताई और इनके साथ रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। और इस सेल थ्योरी के 3 मेन पिलर हैं और ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल थ्योरी। लुक, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से, या तो वन सेल से या तो कई सेल से। जो एक सेल से मिलके बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो कई सेल से मिलके बना होता है उसको की मल्टी सेलुलर बोलते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल में। दूसरा जो सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने शुरू में ही देखा था सेल की डेफिनेशन में कि व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल थ्योरी का हमारा दूसरा पिलर है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी सेल है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यही जो चीज थी ये किसने बताई? रुडोल्फ वर्चो ने बताई। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन था और ये सेल थ्योरी थी। क्या 3 पॉइंट है? अगेन वी विल रिपीट, सब लोग ध्यान से सुने और प्लीज इसको दिमाग में अपने रखते चलिए, याद करते चलिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। सेल क्या है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया है। दिस इज द 3 पिलर ऑफ सेल। Okay, now coming toward the next topic. Next topic is type of cell. Look, अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल के हिसाब से बोलें तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होता है, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी उसमें सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर सेल जो है हमारे वो 2 टाइप के हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इन दोनों को बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम लोग कोशिश करते हैं जानने की व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। लुक, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो ओल्ड हो, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस ओल्ड हो, इट मीन्स ना हो। आप ऐसे समझ सकते हैं। लुक, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं लाइक डीएनए वगैरह हैं वो फ्रीली फ्लोट करता है जो साइटोप्लाज्म है उसमें। कई सारे ऑर्गेनल्स, जैसे कि आपको फुल्ली डेवलप्ड जो सेल रहेगा उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे लाइक गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर के सारे फंक्शंस को अंजाम देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाने वाले जो सेल रहेंगे वो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बहुत ही छोटे होंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, लुक, यू मीन्स ट्रू और कैरियोट मीन्स जैसा कि मैंने बताया था न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट हो, दिखे, प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? दिस सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस। और दूसरी चीज ये है कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज सेल होता है, राइट? वेल ऑर्गेनाइज सेल होता है। और जैसा कि मैंने प्रोकैरियोटिक में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आपका जो यूकैरियोटिक सेल रहेगा उसमें जितने भी आपके ऑर्गेनल्स रहेंगे वो फुल्ली आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लुक, ये यूकैरियोटिक के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का मतलब होते हैं वो सभी चीजें जिसको कि हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। तो ये जितने भी हैं इन सब में क्या होता है? आपका यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आपको डायग्राम दिख रहा है। ये जो इस तरीके से एक स्लीपर साइज आपको कुछ दिख रहा है, यू कैन से इट, दिस इज
प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये क्या है, हमारा यूकैरियोटिक सेल है। आप देख रहे होंगे इस सेल में आपको एक बाहरी मेम्ब्रेन दिख रहा है, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में कहते हैं, और एनिमल में हम लोग प्लांट में हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और एनिमल में हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप दिख रहा होगा कि चारों तरफ से एक कवरिंग है, जिसको कि हम लोग मेम्ब्रेन कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, कवरिंग कहेंगे। इसके अलावा आपको बीच में इसमें एक लिक्विड होता है, जिसको कि हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स है, क्रोमेटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीजें क्लियर कट हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कई सारे ऑर्गेनल जो कि प्रेजेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो भी हमारा डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन आप जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल उसमें देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियोइड्स है, ये कुछ धागेनुमा संरचना दिख रही है। तो डीएनए इसी में आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम है, बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम, देखिए, बायो जो है वो, बायो में जो डायग्राम है वो उसकी ज्वेलरी है। जैसे एक इंसान तो नहीं कह सकते, महिलाओं की खूबसूरती इसकी ज्वेलरी से बढ़ती है, वैसे जो बायो की खूबसूरती है वो डायग्राम से बनती है। तो आपको डायग्राम्स तो पता ही होने चाहिए, वेरी इजी टू ड्रॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी मैंने क्या बताया कि जो भी आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो भी इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे। अब हम लोग नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखेंगे। मैंने बताया था अभी आपको कि जिसमें एक सेल होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और इसमें कई सेल है उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। व्हाट इज यूनि? लुक, वर्ड यूनि मीन्स वन, सो देयर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लुक, अब हमारे घर में जब एक ही इंसान होगा तो घर के सारे काम को करने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो उसी एक इंसान पे रहेगी। सो इन द सेम वे यूनिसेलुलर में सिंस एक ही सेल होता है, इसलिए जितने भी काम होते हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। सेल परफॉर्म एवरी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी सेपरेटली। जो भी सिंगल सेल रहेगा वही अपने सारे सेल से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे बॉडी में वो खुद करेगा। सो देर इज नो डिविजन ऑफ लेबर in the cell because one cell do all the activities. इनके लाइफ स्पैन कम होते हैं, ये यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो मल्टी का मतलब होता है मैनी। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। दैट्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। अब जब एक लोग हैं तो भाई काम एक ही इंसान करेगा, लेकिन जब ज्यादा लोग हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जो काम है वो बटेगा। सो देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। लाइक हार्ट सेल है तो वो पंपिंग का काम करेगा, नर्व सेल है वो और दूसरे काम करेंगे, मसल सेल करेंगे, मूवमेंट का काम करेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे डिफरेंट बॉडी के सेल्स रहेंगे वो अलग अलग एक्टिविटीज को करेंगे। इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो लंबा रहता है, क्योंकि कुछ अगर एकाक डेथ हो जा रही है सेल की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। और ऑब्वियसली हमारे बॉडी में सेल मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे सेल हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन सेल का खत्म होना भी जरूरी है। आगे हम लोग समझेंगे भी कि कैसे जो पुराने सेल हैं, पुराने ऑर्गेनल्स हैं वो खत्म होते हैं, कैसे नए सेल हैं हमको एनर्जी देते हैं। तो ये रही हम लोग की आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोगों ने सेल क्या होता है ये समझा, सेल की डिस्कवरी समझी, सेल थ्योरी के बारे में समझा, उसके अलावा हम लोगों ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, एंड देन नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में डिस्कस किया। आगे की क्लास में हम लोग और डेप्थ में सेल के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।